नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोअर पीसीएस मेंस परीक्षा के लिए आज हम लोग एक मॉक टेस्ट देखेंगे जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण के 25 प्रश्नों पर आधारित होगा। और इसमें हम लोग बिल्कुल जिस तरह से सामान्य हिंदी लोअर पीसीएस मेंस में पूछी जाती है, जो बिल्कुल उसका पाठ्यक्रम है, उसी पर आधारित उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रश्नों को देखेंगे और उसकी पूरी व्याख्या को भी देखेंगे। तो जो लोग भी लोअर पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य परीक्षाएं जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है वो सभी अभ्यर्थी भी जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। और ये जो लोअर पीसीएस मेंस की मॉक टेस्ट आपके सामने है, इसका पीडीएफ जो हमारी डेमो टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के दो मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में, सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। किसी सरकारी अधिकारी को लिखा गया प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र किस प्रकार के पत्र की श्रेणी में आता है? तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को, सरकारी विभाग को कोई पत्र लिख रहा है, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो या शिकायत पत्र हो, तो इस तरह का पत्र क्या कहलाता है? इस प्रकार का पत्र जो है आधिकारिक पत्र कहलाता है। इसको हम आवेदन पत्र भी सामान्य भाषा में कहते हैं। तो किसी सरकारी अधिकारी को लिखा गया प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र आधिकारिक पत्र या आवेदन पत्र की श्रेणी में आता है, और किसी अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र भी कहलाता है। आवेदन पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को अवगत कराते हुए अपेक्षित सहायता
अथवा अनुकूल कार्रवाई हेतु प्रार्थना की अपेक्षा की जाती है। आवेदन पत्र की जो है कुछ विशेषताएं होती हैं, ये भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो आवेदन पत्र पूरी तरह से औपचारिक होता है और इसे लिखते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आवेदन पत्र लिखते समय सबसे पहले ध्यान देने वाली बात जो है वह यह है कि इसमें विनम्रता और अधिकारी के सम्मान का निर्वाह आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त इसकी शब्द योजना, वाक्य रचना सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। पत्र लेखन से ही अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश की भाषा शैली किस प्रकार की होती है? तो कार्यालय आदेश या ऑफिस ऑर्डर जो कि सरकारी पत्र का एक प्रारूप होता है, उसकी भाषा शैली हमको इस प्रश्न में बतानी है। तो उसकी भाषा शैली जो है उत्तम पुरुष शैली की होती है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर पर महत्व के विषय पर कोई पत्र, प्रतिरूप, सूचनार्थ या अनुपालनार्थ निर्गमित किया जाता है अथवा जिसका संबंध अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मियों के सेवा संबंधी यानी उनके सर्विस मैटर से रिलेटेड होता है, तो उसको हम कार्यालयी आदेश कहते हैं। और प्रश्न में जो है हमने उत्तम पुरुष शैली की बात की है, तो ये शैली किस प्रकार से निर्धारित होती है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी पत्र में जब विशेषता हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है कि ये किस शैली में लिखा जाने वाला पत्र है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये शैली किसके अंतर्गत आती है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। जो सर्वनाम किसी पुरुष या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। और किसी वक्ता या लेखक जो संबोधित कर रहा हो उसके सामने तीन तरह के पुरुष हो सकते हैं, या तो वो स्वयं हो, अपने बारे में बात कर रहा हो, या जिससे वो बात कर रहा हो वो सुनने वाला व्यक्ति हो, या तीसरा कोई ऐसा अन्य व्यक्ति हो जिसके बारे में बात की जा रही हो लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ना हो। तो इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन श्रेणियों में बांटते हैं। पहला जो है क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है क्या होता है? लेखक या वक्ता को जब कोई बात स्वयं को इंगित करके अपनी ओर इशारा करके कहता है तो उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम के? मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे, यानी ये स्वयं को संबोधित करने के लिए जो होते हैं शब्द, उसका जो है इस पर प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष शैली हो गया। मध्यम पुरुष जो है ये श्रोता या पाठक के लिए होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए। तो तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हें, आपको, अपने, ये सभी इसमें आते हैं। अन्य पुरुष शैली जब दो लोग बात करते हैं लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी लेखक, वक्ता या श्रोता या पाठक से भिन्न कोई अन्य के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि वह, वे, उन्हें, उसके, उसका, इसे, यह, यही। तो ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुष शैली के सर्वनाम हैं। कार्यालय आदेश की विशेषताओं पे वापस आते हैं। तो कार्यालय आदेश पत्र में कार्यालय आदेश संख्या, कार्यालय का नाम एवं पता सामान्यतः पत्र के शीर्ष में सबसे मध्य में लिखा जाता है। कार्यालय आदेश की भाषा शैली उत्तम पुरुष शैली या प्रथम पुरुष शैली होती है, क्योंकि उत्तम पुरुष शैली को ही हम प्रथम पुरुष शैली कहते हैं। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें ही हम ऑफिस ऑर्डर या कार्यालय आदेश कहते हैं। अब कार्यालय आदेश में विशिष्ट रूप से क्या होता है? तो कार्यालय आदेश का प्रयोग तो नियुक्ति यानी किसी का अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो, किसी का प्रमोशन किया जा रहा हो, पदोन्नति, और किसी का कोई अवकाश स्वीकृत किया जा रहा हो, स्थानांतरण किया जा रहा हो, या कोई कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के प्रयोग के लिए कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। इसमें संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है, मतलब ये किसी एक व्यक्ति को संबोधित ना होके ये कॉमनली संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पश्च विव्रत, अग्र विव्रत, अग्र संवृत या पश्च संवृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पश्च संवृत होता है। जो बड़ा ऊ होता है ये पश्च संवृत स्वर होता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही पश्च संवृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, आ,
ये संवृत्त उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो संवृत्त स्वर के उदाहरण क्या हो गए? छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब इनको और आगे डिवाइड करते हैं जिह्वा के व्यवहृत भाग की ऊंचाई के आधार पर, यानी जब हम कोई स्वर का उच्चारण कर रहे हैं उस समय जीभ का जो भाग व्यवहार में आ रहा है, यानी जो कार्य कर रहा है, वो किस ऊंचाई तक जा रहा है, उसके आधार पर स्वरों को संवृत्त और विवृत्त में बांटते हैं। तो संवृत्त स्वर क्या होते हैं? जब उच्चारण के समय जिह्वा बहुत ऊपर उठी हुई हो तो मुख विवर का मार्ग सकरा हो जाता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब विवृत्त स्वर क्या होते हैं? यदि उच्चारण के समय जिह्वा निश्चेष्ट पड़ी हो, यानी जीभ ऊंची ना उठी हुई हो, तो मुख विवर जो है, यानी मुख का जो पूरा ओपनिंग है वो पूरी खुल जाएगी, जैसे बड़ा आ। और अर्ध विवर स्वर क्या होते हैं? उच्चारण के समय जिह्वा का नीचे से ऊपर की ओर 1/3 भाग उठने की स्थिति में मुख विवर कुछ कम खुला होगा। ये स्थिति अर्ध विवृत या अधखुला कहलाती है। इसका तात्पर्य है कि उच्चारण में संवृत्त से थोड़ा सा अधिक मुंह खुलता है और विवृत से कम मुंह खुलता है, यानी ए, ऐ, ओ, ये जो है इसके उदाहरण हैं। अर्ध संवृत्त स्वर उच्चारण के समय जिह्वा का ऊपर के नीचे का 1/3 अंश तक नीचे होने पर मुख विवृत कुछ कम सकरा होगा। इस स्थिति को अर्ध संवृत्त या आधा बंद कहते हैं, अर्थात विवृत से कम और अर्ध संवृत्त से थोड़ा अधिक मुंह खुला हो, जैसे ए और औ। अब ये उदाहरण है जिसको आपको याद रखना है, इसी से आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले अर्ध विवृत की बात करते हैं, तो ए, ऐ और औ ये आ जाएंगे। विवृत में बड़ा आ जाएगा, फिर संवृत्त में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ जाएगा, और अर्ध संवृत्त में ए और औ आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है ये हमको देखना है। इसमें आधीन कैसा लिखा है? गलत लिखा है। आकंठ भी गलत लिखा है। अकस्मात भी गलत लिखा है। और आकांड टांडव ये कैसा है? ये बिल्कुल सही लिखा है। आकांड टांडव शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि आधीन, अकस्मात और आकंठ जो है अशुद्ध हैं। इनके क्रमशः शुद्ध रूप क्या होंगे? आधीन का शुद्ध रूप क्या होगा? अधीन होगा। अकस्मात का अकस्मात होगा, ना कि आकस्मात। बड़ा आ की जगह छोटे आ का प्रयोग होगा। और आकंठ इस तरह से ना लिख के आकंठ इस तरह से सही लिखा जाएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के। माताहीन, इसके लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? मातृहीन। महाराजा की जगह महाराज शब्द सही होता है। माता देव की जगह मातृदेव। भूधर में छोटा ऊ की मात्रा की जगह भूधर, इस तरह से लिखा जाएगा। भीष्म की जगह भीष्म सही शब्द होगा। भस्मीभूत, माँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी। भागवत में हलंत नहीं लगेगा, भागवत इस तरह से लिखा जाएगा। भस्म में जो है सा का प्रयोग ये होगा। भगीरथी कई बार पूछा गया, इसका शुद्ध रूप क्या है? भागीरथी। भरत की जगह सही शब्द क्या है? भरत। भैया में आधा या नहीं आएगा, भैया इस तरह से लिखा जाएगा। भविष्यत में जो है ता में हलंत लगाया जाएगा। इसी प्रकार भाग्यवान में ना में हलंत लगाया जाएगा। भ्रातागण की जगह भ्रातृगण ये शब्द सही होगा। भविष्यतवाणी की जगह भविष्यवाणी सही होगा। और भास्कर में सा जो है ये वाला लगेगा। तो इस तरह से ये हो गया। कुछ और शब्द देख लेते हैं। भुजंगिनी की जगह शुद्ध शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द है ये भुजंगी। बांस में जो है चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। बंगला, बंगले में भी चंद्रबिंदु लगेगा। बुद्धिवान की जगह बुद्धिमान शब्द सही होगा। और बाहुल्यता गलत है। बाहुल्य या तो लिखा जा सकता है या बहुलता लिखा जा सकता है, लेकिन बाहुल्यता शब्द जो है यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आप देख सकते हैं। ऋण मुक्त, क्या फीलिंग आ रही है? ऋण से मुक्त, यानी ऋण से अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? ये अपादान तत्पुरुष समास इसमें होना चाहिए। ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसका विग्रह क्या है? ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त। अपादान तत्पुरुष को हम पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। जिसका प्रथम पद अपादान के चिन्ह यानी से युक्त हो, उसे अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से का लोप हो जाता है।
जैसे ऋण से मुक्त तो ऋण मुक्त, धनहीन धन से हीन, गुणहीन गुण से हीन, विद्या रहित विद्या से रहित, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, जीवन मुक्त जीवन से मुक्त। इसी प्रकार से रोग मुक्त रोग से मुक्त, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त, दूरागत की जगह दूर से आगत, जन्मांध की जगह जन्म से अंधा, नेत्रहीन में नेत्र से हीन, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, जलहीन यानी जल से हीन, लोक भय यानी लोक से भय। कुछ और उदाहरण देखते हैं। राजद्रोह, राजा से द्रोह या राज्य से द्रोह, जल रिक्त जल से रिक्त, नरक भय नरक से भय, देश निष्कासन में देश से निष्कासन, दोष मुक्त यानी दोष से मुक्त, बंधन मुक्त में भी बंधन से मुक्त, जाति भ्रष्ट तो जाति से भ्रष्ट, कर्तव्यच्युत यानी कर्तव्य से च्युत, पद मुक्त यानी पद से मुक्त होना, जन्मांध जन्म से अंधा होना, देश निकाला देश से निकाला, कामचोर काम से जी चुराने वाला, जन्म रोगी जन्म से रोगी, भयभीत भय से भीत, पदच्युत पद से च्युत, धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा दिया है जो एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, पर्वत, क्योंकि जब हम पर्वत की बात करते हैं तो वो बहुत सारे पर्वतों की जो है बारे में एक साथ बोध कराता है। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है यानी किसी संपूर्ण समुदाय का एक साथ बोध कराती है, जाति का बोध कराती है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी पर्वत लकड़ी इत्यादि। अब जातिवाचक संज्ञा से अगर हमको भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो उसके उदाहरण क्या होंगे। जातिवाचक से भाववाचक, बंधु से बंधुत्व, समाज से सामाजिकता, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय से क्षत्रियत्व। दोस्त से भाववाचक संज्ञा बनेगी दोस्ती, विद्वान से विद्वता, पुरुष से पुरुषत्व, जाति से जातीयता, दूत से दौत्य, बूढ़ा से बुढ़ापा, नर से नरता, शत्रु से शत्रुता, शिष्य से शिष्यत्व, नारी से नारीत्व, लड़का से लड़कापन या लड़कपन, बालक से बालकपन, इंसान से इंसानियत। शास्त्र से भाववाचक संज्ञा बनेगी शास्त्रीयता, पशु से पशुता या पशुत्व, चोर से चोरी, दास से दासता, घर से घरेलू, प्रभु से प्रभुता, स्त्री से स्त्रीत्व, सेवक से सेवा, आदमी से आदमीयता, शिशु से शैशव, शैतान से शैतानी, दानव से दानवता, मनुष्य से मनुष्यता और युवक से यौवन। अगला प्रश्न देखेंगे, वह चलते चलते रुक गया। अब इस वाक्य में चलते चलते जो शब्द है या पद है ये क्या है। इसका हम सर्वनाम कह सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं, अवयव कहेंगे या क्रिया विशेषण कहेंगे। तो चलते चलते क्या है, एक क्रिया विशेषण है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। चलते चलते पद क्रिया विशेषण है। ऐसे अविकारी शब्द जिनमें क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में चलते चलते शब्द रुकना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, और यहाँ चलते चलते शब्द एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी वो रीति बता रहा है कि किस प्रकार से क्रिया हो रही है। अब जो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। सबसे पहले मूल क्रिया विशेषण की बात करते हैं। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाए बिना ही बन जाते हैं वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, नहीं, ये सभी क्या है, मूल क्रिया विशेषण है। अचानक से सांप आ गया, मैं अभी नहीं आया, ये इसके उदाहरण हो गए। यौगिक क्रिया विशेषण की बात करते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या कोई भी पद जोड़ने से बनते हैं उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी मूल क्रिया विशेषण में कोई ना कोई प्रत्यय या पद जोड़ दें तो यौगिक क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे मन में हमने जोड़ दिया से, मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहाँ पर, ये सभी यौगिक क्रिया विशेषण के
उदाहरण है यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। उदाहरण देखते हैं वाक्य में, तुम रात भर में यहाँ आ जाना। तुम रात भर में आ जाना, यहाँ पर क्या है, रात भर। वह चुपके से जा रहा था, तो यहाँ पर चुपके क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण है। अब बात करते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपना रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा। अब यहाँ पर सिर क्या है, सिर एक क्रिया विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। वह दौड़कर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं जो है ये क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कटोरे भर उसने खीर खाई। अब ये वाक्य है, इसमें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कटोरा है या भर है या उसने है या खाई है? तो हमको अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय यानी जो संबंध स्थापित कर रहा हो, तो इसमें क्या है, भर। उसने, कटोरे भर उसने खीर खाई। इसको समझिए थोड़ा सा। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबद्ध बोधक अव्यय शब्द भर है। यह संबद्ध बोधक अव्यय का एक भेद है। अन्य अनुबद्ध संबद्ध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? लगभग, मात्र, तक, अंतर्गत। प्रयोग की पुष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं? सविभक्तिक, निर्विभक्तिक या उभय विभक्तिक। इसको समझते हैं। सविभक्तिक संबंध बोधक अव्यय, जिसको हम संबद्ध संबद्ध बोधक भी कहते हैं, जो अव्यय शब्द कारक विभक्तियों जैसे ने, को, से के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं उन्हें सविभक्तिक कहते हैं। यानी उनके साथ कोई ना कोई विभक्ति जुड़ी हुई है। कौन सी विभक्तियाँ? ने, को, से, ये सभी क्या है, कारक विभक्तियाँ हैं। तो ऐसे संबंध बोधक संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विभक्तियों के पीछे आते हैं, जैसे धान के बिना, घर के आगे। तो यहाँ पर क्या है, के बाद क्या आ रहा है, बिना आ रहा है। के बाद यहाँ पर आगे आ रहा है। जहाँ पर आगे, पीछे, समीप, दूर, और, पहले इत्यादि जो है अव्यय शब्द आते हैं, वहाँ पर सविभक्तिक अव्यय होता है। उदाहरण के लिए, विद्यालय के सामने बगीचा है, घर के आगे स्कूल है, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है, मैं कार्यालय से दूर पहुँच चुका था, इसी जंगल के पीछे नदी बहती है, तुम घर के भीतर जाओ, उत्तर की ओर पर्वत है, लक्ष्मण ने पहले किसी से युद्ध नहीं किया था। तो इन सब में आप देख रहे हैं और, दूर, पीछे, भीतर, पहले, ये सभी क्या है, ये सभी सविभक्तिक अव्यय हो गए। अब निर्विभक्तिक संबंध बोधक अव्यय की बात करें, जिसको हम अनुबद्ध संबंध बोधक भी कहते हैं। जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होते हैं उन्हें निर्विभक्तिक कहते हैं। अर्थात ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। जैसे जहाँ पर किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत, भर तक, समेत, पर्यंत, ये सभी शब्दों का जो प्रयोग होता है यहाँ पर निर्विभक्तिक होता है। उदाहरण, दिनेश रात तक लौट आया, वह साधु जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया। तो ये सभी क्या हैं, निर्विभक्तिक के उदाहरण है। अब उभय विभक्तिक की बात कर लें तो उभय विभक्तिक संबोधक बोधक अव्यय क्या है? जो अव्यय शब्द विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें हम उभय कहते हैं, क्योंकि उभय का अर्थ ही होता है कॉमन। जहाँ पर द्वारा, रहित, बिना, अनुसार ये शब्द आते हैं वहाँ पर उभय विभक्तिक होता है। जैसे पत्रों के द्वारा संदेश भेजा जा रहा है, रीति के अनुसार काम होना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? आपके सामने संख्याएं दी हुई हैं 5, 2, 4, 3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भविष्य काल के जो है मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भविष्य काल, जैसे कि रमेश विद्यालय जाएगा। संभाव्य भविष्य काल, जिसमें यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, संभव है कल परीक्षा परिणाम घोषित हो। और तीसरे तरह का हेतुमद भविष्य काल, माँ खाना बनाए तो मैं खाऊं। तो हेतुमद में क्या होता है?
जहाँ पर किसी क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर डिपेंड हो रहा है। यानी माँ अगर खाना बनाए तो मैं खाऊं, यहाँ पर क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। अगर खाना नहीं बनेगा तो मैं खाऊंगा कैसे, यानी माँ खाना बनाए तो मैं खाऊं, तो यहाँ पर क्या होता है, हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सामान्य भविष्यकाल की बात कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। संभाव्य में क्या है, संभावना बनी होती है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं, जिससे कि भविष्य में किसी कार्य होने की संभावना हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, यहाँ पर कंफर्म नहीं है लेकिन शायद शब्द लगा हुआ, शायद चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ। तो इनमें क्या है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला प्रकार हेतु हेतुमत भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप में एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर होता है उसे हम हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। यहाँ पर क्या है, एक कार्य जो है दूसरे कार्य पर भविष्य में डिपेंड करता है। जब एक कार्य पूर्ण होगा तभी अगला होगा, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी के कारण इसको हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम संवाद संतोष संस्कार संयुक्त, ये शब्द हैं, इनमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संगम संवाद संतोष संस्कार संयुक्त, तो इसमें एक ही तरह के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वो उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। सम एक संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पूर्णता या संयोग होता है। कुछ अन्य उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय शब्द देख लेते हैं, यानी ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे अमा, तो अमा से अमावस्या हो जाएगी, अमात्य बन जाएगा। उद से उद्गम उद्गार, कत से कदश्व कदम्ब कदाचार कदर्थ कदाकार, महा से महाराष्ट्र महासागर महामंत्री महाप्रयाण महाभियोग महाभारत महायज्ञ महायान महारथी महाराज महाकाल महावीर। इसके बाद मान उपसर्ग देखते हैं, मानदेय मानसून मानचित्र मानदंड मानहानि मानसरोवर। मित जिसका अर्थ क्या होता है, कम होता है। मितव्ययी मितभाषी मितव्यय मिताहार। मुँह मुँह मांगा मुँह दिखाई मुँहफट मुँह बोला मुँह तोड़, ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। मूल, मूल का अर्थ जड़ भी होता है आधार भी होता है। मूल मंत्र मूल ग्रंथ मूलभूत मूलधन और मूल बंधन। उसके बाद यथा, यथा के बहुत सारे प्रयोग आप देखते हैं, यथा समय यथावधि यथाशीघ्र यथाथान यथाशक्ति यथासंभव यथा स्थिति। रंग का भी काफ़ी प्रयोग होता है, रंग रूप रंग ढंग रंग रेज रंग रूट रंगमंच रंगशाला रंग रसिया। रक्त का प्रयोग रक्तस्राव रक्ततुंड रक्तवर्ण रक्तकंठ। रफू रफू चक्कर रफूगर। अलम, अलम का जो है सामान्य अर्थ जो है बहुत या काफ़ी के बारे में निकलता है। अलंकार अलंकरण या अलंकृत। काम का भी प्रयोग होता है उपसर्ग की तरह, ये एक अविकारी शब्द है। कामदेव कामधेनु कामशास्त्र कामांध कामाक्षी कामाग्नि कामातुर कामायनी कामोन्माद कामयाब कामकाज कामचोर कामचलाऊ कामाख्या। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। 4 वाक्य आपके सामने दिए हैं, कौन सा एक सही है हमको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया गलत है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, कागज में नहीं होना चाहिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, ये भी गलत है, सब गलत है। पहला जो है यहाँ पर सही है। अब कुछ जो है ऐसी अशुद्धियाँ देखते हैं जो कारक यानी परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, और इसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य होंगे। वह बस पर यात्रा कर रहा, तो यहाँ पर का प्रयोग ना होके
बस से यात्रा करना, यानी कारक जो है से लगेगा। नौकर का कमीज की जगह नौकर की कमीज। बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, गलत है। बिना पैसे के। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। शिष्य यज्ञ को लकड़ी ले आया, यज्ञ को की जगह यज्ञ के लिए लकड़ी ले आया। फिर मैंने राम को पूछा, तो राम को की जगह राम से पूछा। वह शहर के खिलौने लाकर बेचता, गलत है, वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। आम बजट के ऊपर नहीं बहस होगी, आम बजट पर बहस होगी। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो जनता के अंदर नहीं, जनता में असंतोष फैल गया। किसान ने खेत पर बीज बोया है, किसान ने खेत में बीज बोया है। अगला, घर पर सब कुशल है, तो घर पर नहीं, घर में सब कुशल है। अपने हाथों काम करना अच्छा होता है, तो यहाँ पर अपने हाथों की जगह अपने हाथों से काम करना, यहाँ पर से का प्रयोग कारक के रूप में बीच में होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा एवं साहित्य से प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। तो मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियाँ ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहाँ की अधिकांश ग्रामीण जनता द्वारा बोली जाती है। अब खड़ी बोली की कुछ विशेषताएं देखते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग आरंभ से उसी भाषा शैली के लिए हुआ है जिसे 1823 के बाद हिंदी कहा गया, यानी खड़ी बोली ही आगे चल के असली हिंदी में बदल गई। खड़ी बोली अनेक नामों से जानी जाती है, हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, दखनी या दकनी, रखता, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ये सभी खड़ी बोली के विभिन्न नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी तथा डॉक्टर सुनीति कुमार ने चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया था। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी का मूल आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर चटर्जी खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को साधु हिंदी, ये याद रखिएगा, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि साधु हिंदी किसने कहा है, या नागरी हिंदी के नाम से अभिहित करते हैं, परंतु डॉक्टर गियर्सन ने इसे हाई हिंदी का अभिधान प्रदान किया है। आकार बहुला तथा ओकार बहुला पश्चिमी बोलियों के दो वर्ग हैं। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली के प्रधानता दो रूप बोलते हैं, एक तो पूर्वी खड़ी बोली और एक पश्चिमी खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली नाम का अर्थ दो अर्थों में हुआ है, एक मानक हिंदी के लिए, दूसरा मेरठ, दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली बोली के लिए। क्योंकि यह क्षेत्र पुराना कुरु जनपद है और इस दूसरे अर्थ के लिए कौरवी का प्रयोग भी होता है। यह नाम इसे राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। खड़ी बोली के अंतर्गत दिल्ली के उत्तर पूर्व में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले आते हैं और यह प्रदेश प्राचीन काल में कुरु जनपद के अंतर्गत था, अतः इस बोली को कौरवी नाम भी दिया गया है। खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद भी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास खड़ी हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इस भाषा का इस नाम यानी हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण
पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको PDF मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली PDF में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर PCS मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो PDF यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट PDF को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में PDF नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई-बुक के फॉर्म में PDF में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी PDF बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये PDF है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।